इमेजिन करिए एज अ फ्रीलांसर आपने अपना कम से कम 1 महीना किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन करने में लगाया। अब वो क्लाइंट आपको पैसा देने से मना कर दे या आपसे एडवांस मनी भी वापस मांगे, तो आप क्या कर सकते हैं? अक्सर फ्रीलांसर्स के मन में ये डर रहता है कि क्या हो अगर ऑनलाइन हमें कोई क्लाइंट मिले और वो हमारे साथ स्कैम कर दे, या फिर हमें हमारे वर्क का ड्यूली कंपनसेशन ना मिले। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, प्रोग्रामर है, फोटोग्राफर, राइटर, इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी फ्रीलांसर या गिग वर्कर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका प्रोफेशन स्किल से पहले ट्रस्ट बेचता है। अगर आपके मन में ये डर है कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए या आपके काम का ड्यूली पेमेंट ना मिले, तो यही डर आपके क्लाइंट के मन में भी हो सकता है। अगर आपने अपने क्लाइंट को थ्रू थर्ड पर्सन या एक किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके और क्लाइंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी एंड ट्रस्ट मेंटेन हो। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट। जनरली फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोग सारी चीजें, सारी बातें A to Z रिलेटेड टू आर प्रोफेशन बिटवीन क्लाइंट एंड यू, वन टू ऑल सारी चीज थ्रू कॉल, व्हाट्सएप चैट या ईमेल करें। व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल रिकॉर्डिंग्स although can be an additional evidence, but they cannot replace a written contract। कई फ्रीलांसर सोचते हैं कि मुझे इस क्लाइंट पे ट्रस्ट है, तो वेल आपको एक चीज समझनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट आप इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, बल्कि कन्वर्सेशंस लोग डिफरेंटली याद रखते हैं। इसलिए अगर किसी पेपर पे रिटन अक्षर होंगे, तो देन दे आर क्रेडिबल सोर्स ऑफ एविडेंस, और इससे एट दी एंड डिस्प्यूट ही कम से कम अराइज होंगे। देन देयर इज अदर मिस्टेक ऑफ अनलिमिटेड रिवीजंस। क्लाइंट जितनी बार बोलता है आप उतनी बार रिवाइज करके देते हो। वेल इट इज ओके, बट लिमिट तक रिवीजन करना इज पॉसिबल, लेकिन आपको उसी सेम चीज के लिए बार बार रिवीजन करना पड़े तो इससे आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आपके हिसाब से एक रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। नंबर 1, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए कि कौन कौन पार्टीज है और उन पार्टीज का रोल क्या है, क्लाइंट कौन है और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2, स्कोप ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखना कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने लिमिट तक करेंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन तक करेंगे। ये सब चीजें स्कोप ऑफ वर्क के अंडर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको किसी क्लाइंट ने पैसा दिया कि भाई ये लो हमारा प्रोडक्ट है और इसको अपनी एक वीडियो में एडवर्टाइज करिए। अब यहाँ स्कोप ऑफ वर्क केवल उस प्रोडक्ट का उस वीडियो में एडवर्टाइज होने तक है। उस प्रोडक्ट को हम हर एक वीडियो में नहीं एडवर्टाइज करेंगे, उसका एक अलग पेमेंट होगी, हो सकता है उसका एक अलग स्कोप ऑफ वर्क होगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखना कि जो वर्क डिफाइन हो रहा है बिटवीन क्लाइंट एंड यू वो क्या है। देन नंबर 3, टाइमलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक आप वर्क कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है आप किसी के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आपने उनको प्रॉमिस किया है कि 15 डेज के अंदर मैं ये वेबसाइट कंप्लीट कर दूंगा, तो ये आप दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता है कि आपको कितने दिन के अंदर वर्क कंप्लीट कर लेना है और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी रीजनेबल होगी। देन नंबर 4, प्रॉमिस्ड आउटकम। आपका जो एंड गोल, एंड रिजल्ट है कोई भी काम करने का, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपका पर्पज है क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना, हो सकता है उसके शॉप के लिए, तो वो आपका एंड गोल है। अगर आपका एंड गोल है किसी का वीडियो एडिट करना, तो वो आपका एंड गोल है। देन नंबर 5, पेमेंट टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वर्क है उसकी वैल्यू क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होना चाहिए। कितनी पेमेंट आप एडवांस में लेने वाले हैं, कितनी पेमेंट वर्क कंप्लीट के होने के बाद लेने वाले हैं, और कितने टाइम के अंदर लेने वाले हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होना, ताकि आगे चल के पेमेंट्स को लेके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या अनक्लियरिटी ना आए, ताकि आपके और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट हमेशा बना रहे। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट अमाउंट जब आप लिखे तो उसमें आप टैक्स इंक्लूड करके लिख रहे हैं या एक्सक्लूड करके लिख रहे हैं, और उसमें कितना टैक्सेबल होगा वो पेमेंट, वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। नंबर 6, रिवीजन पॉलिसी। हो सकता है आप किसी मैगजीन के लिए या किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिख रहे हो, आपको ये चीज मेंशन करना या क्लियरिटी आपके और क्लाइंट के बीच में होनी जरूरी है कि आप कितनी बार अपना वर्क रिवाइज करेंगे। हो सकता है पहली बार आपने आर्टिकल भेजा, उसमें क्लाइंट को वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, उसने कुछ चेंजेस बताए, आपने वो चेंजेस किए, देन अगेन उन्होंने कुछ चेंजेस बताया और रिटर्न किया, आपने फिर वो चेंजेस किए, देन अगेन वो रिटर्न किया और आपने फिर चेंजेस किए। ये साइकिल चलती रहेगी, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, हो सकता है आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती रहे। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए टाइम इज मनी, तो इसीलिए आप कितनी बार अपना वर्क रिवाइज करेंगे, बीइंग अ प्रोफेशनल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट वन कम्स, जो आपने एट द एंड प्रोडक्ट क्लाइंट के हाथ में थमाया है, उस पर ओनरशिप किसकी होगी? क्लाइंट ने आपको पेमेंट किया है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट उसने रिसीव किया है उसकी ओनरशिप को लेके उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी। अगर वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मोस्ट प्रोबेबली तो फिर उसकी ओनरशिप किस पे लाई करेगी? आपने किसी के लिए लोगो बनाया, उस लोगो वो लोगो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, उस पे हो सकता है कंपनी का कॉपीराइट होगा, तो इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपने किसी मैगजीन के लिए ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग का क्रेडिट क्या आपको मिलना चाहिए? तो ये भी चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। देन वी कम टू टर्मिनेशन क्लॉज। हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट अराइज हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जिसमें वो वर्क कंप्लीट हो ही ना सके, तो उस केस में आपको ये कंडीशंस लिखने चाहिए कि इन कंडीशन की वजह से अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। देन एट लास्ट वी कम टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जनरली जब भी एक डिस्प्यूट अराइज होगा तो पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स आर्बिट्रेशन या मीडिएशन की तरफ जाते हैं, ये आप अपनी इच्छा से अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। वंस आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया, देन द नेक्स्ट बिगेस्ट स्टेप इज साइनिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। ये सिग्नेचर आप फिजिकल कर सकते हैं या फिर डिजिटल कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अंडर सेक्शन 67A ऑफ BSA एक वैलिड सिग्नेचर है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं एंड आपका क्लाइंट अमेरिका में रहता है, तो अब आप अपने क्लाइंट का सिग्नेचर कैसे लेंगे? इस केस में डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनके माध्यम से आप एक डिजिटल सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की एविडेंशियरी वैल्यू और बढ़ाने के लिए, या फिर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लें अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट बिफोर द रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनेबल, लेकिन आप एक बार डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट की कॉपी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास अवेलेबल होती है, जिस केस में अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी कभी लॉस्ट होती है तो आपको एक ऑथराइज कॉपी अपने डॉक्यूमेंट की मिल सकती है थ्रू दी रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट के बाहर बूथ होते हैं जिसमें स्टाम्प पेपर हर वैल्यूएशन के देते हैं। आपको बस उनके पास जाके बताना है कि आपको किस पर्पस के लिए स्टाम्प पेपर चाहिए, देन आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काउंसिल को अप्रोच करके
अपने डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हैं। वेल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको किस चीज पे अगला वीडियो चाहिए ये प्लीज कमेंट्स में जाके बताएं एंड होप टू मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।